हेलो एवरीवन। आज के सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं एंजाइम का टॉपिक ही। लास्ट सेशन में हमने बात की थी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में और एंजाइम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यानी कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट लास्ट लेक्चर में, और एंजाइम्स के केस में हमने बात की कि एंजाइम की वर्किंग कैसी है, वो किस तरीके से काम करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं उस प्रिंसिपल के बारे में जो कि रिएक्शन को स्पीडन अप करवाने में हेल्प करता है। यानी कि उस बेसिक चीज के बारे में जिसके बेस पे एंजाइम काम करता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। फाइन। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जानते हैं, फिर कैसे काम होता है फिर वो जानेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम, राइट? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू प्रोसीड। रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ एंजाइम क्या करता है उसको डिस्कस करते हैं यूजिंग अ ग्राफ। एक ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो यहां पे इस ग्राफ में हम प्लॉट कर रहे हैं रिएक्शन को अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन को हमने, यानी कि रिएक्शन की प्रोसीडिंग को हमने प्लॉट किया है, राइट? अब क्या है, ये एक मैं डॉटेड लाइन यहां पे लगा रही हूं। तो अब हमने क्या किया है, हमने एक सबस्ट्रेट लिया है, ठीक है, जिसकी रिएक्शन जो है जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मार्क कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट जो है उसकी एनर्जी अभी यहाँ पे है, ठीक है। सबस्ट्रेट की एनर्जी जो है वो यहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी। अब रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड हुई, कुछ इस तरीके से हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, उसने एनर्जी यूज की इस तरीके से, मैक्सिमम एनर्जी जो उसने एक्वायर की, और अल्टीमेटली मैक्सिमम एनर्जी को एक्वायर करके अल्टीमेटली उसने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। ये है प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पे, ठीक है। ये जो स्टेट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है ट्रांजिशन स्टेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में हमने बात की थी। ये ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमने एनर्जी डिलीवर की है, ठीक है। और एनर्जी जो डिलीवर की अल्टीमेटली जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, क्योंकि अभी ये रिएक्शन जो है, अगर हम विदाउट एंजाइम बात करें, ये विदाउट एंजाइम रिएक्शन हो रही है। ट्रांजिशन फेज वो आ रहा है जब प्रोडक्ट जो है उसमें इतनी रैंडमनेस या एनर्जी आ गई है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, ठीक है। हमने उसमें इतनी रैंडमनेस क्रिएट कर दी, इतनी हाई एनर्जी दे दी है कि अब उसमें वो खुद ब खुद प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। ये है विदाउट एंजाइम रिएक्शन। वही अगर हम बात करें, हमने यही रिएक्शन जो है वो एंजाइम की प्रेजेंस में करवाई, सबस्ट्रेट की एनर्जी वही है। अब क्या होगा, जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यहां ना बन के यहां होगी। तो आप फर्क देख रहे हैं, विदाउट एंजाइम जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, और विद एंजाइम रिक्वायरमेंट जो है वो ये है, ठीक है। ये रिएक्शन विद एंजाइम है, ये ग्राफ जो है वो विद एंजाइम है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, सबस्ट्रेट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो सेम रहेगी क्योंकि हम सेम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। बट विद एंजाइम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही वो इतनी रही, विद एंजाइम इतनी। तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना सबस्ट्रेट एनर्जी में और ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। इस ग्राफ से पता चला कि एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कम कर दी, यानी कि एंजाइम जो है उसने लोअर कर दी एक्टिवेशन एनर्जी।
इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी होगी और अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी जल्दी होना शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको ऑल्टर करके रिएक्शन को स्पीडन अप करवाता है एंजाइम। सो ये है मेन प्रिंसिपल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का ये तरीका है। ठीक है, ये है ग्राफ जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आपको इसी ग्राफ को फॉलो करना है। और यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है वो दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन किया गया है दिस ग्राफ बिलोंग्स टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी को भी लूज करना पड़ा। ठीक है, हाँ, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती, यानी कि इस डॉटेड लाइन से ऊपर बनता प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी को एक्वायर किया गया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। बट यहाँ पे एनर्जी लूज की गई है, एक्स्ट्रा एनर्जी लूज हुई है, राइट? सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। अब कुछ उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, लोअर करते हैं या स्पीडन अप करते हैं। तो उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। जब उनका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को बहुत इफेक्ट करता है। आप खुद देखते हैं कि प्रोटीन जो है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ही पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट? तो एंजाइम जो है मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, और एंजाइम जो है जैसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट उन पे होता है तो कहीं ना कहीं एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो टेम्परेचर के केस में अगेन मैं एंजाइम की एक्टिविटी को दिखाने के लिए ग्राफ बनाऊंगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये है एंजाइम की एक्टिविटी। राइट? सो अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो ऑप्टिमम रखी है हमने, पीएच ऑप्टिमम रखा है, बिल्कुल प्रॉपर जितना रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर एंजाइम को काम करने के लिए। तो हमने देखा जैसे जैसे एंजाइम जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो एक मिनिमल अमाउंट में प्रोसीड हो रही होती है एंजाइम के बिना भी। ठीक है, सो अब क्या है, एंजाइम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। सो एनसीईआरटी कहती है कि जैसे जैसे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एनसीईआरटी का कहना है। ठीक है, हम उसी को लेकर चलते हैं। सो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आया जब एंजाइम एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम हुई, लेकिन फर्दर जैसे जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। बट एक पॉइंट पे आके रिएक्शन जो है वो फास्ट हुई, अपने मैक्सिमम पेस पे आई, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे वो रिएक्शन फास्ट नहीं हो रही है, बल्कि उसका रेट डिक्रीज कर रहा है। सो ये है रिएक्शन जो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। सो अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये वो टेम्परेचर है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जब एक एंजाइम की एक्टिविटी, हर एक एंजाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, राइट? सो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम के लिए वो टेम्परेचर होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन कम होना शुरू हो जाती है। तो हम इस पॉइंट से दोनों अगर साइड देखें, दोनों साइड पे टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर ज्यादा कर रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन फॉल हो रहा है, अगर कम कर रहे हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन फॉल हो रहा है ना? इस पॉइंट से दोनों साइड अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, सो हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से कहेंगे कि जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं
उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन आती है या हाइपरथर्मिया की कंडीशन आती है बॉडी में, तो एंजाइम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन फॉल हो जाएगा। तो अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करेंगे तो एंजाइम प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हम बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम करना शुरू कर देंगे, एंजाइम इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि उतना ऑप्टिमली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी प्रोटीन स्ट्रक्चर में, और एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो सही से नहीं रहेगा और एंजाइम काम नहीं करेगा। वही अगर हम उसका दूसरा साइड रखें कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। अब ये टर्म नहीं है डीनेचर। डीनेचर का मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक अमीनो एसिड का प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, एक सीक्वेंस चाहिए, वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन एक एंजाइम इस तरीके से है और वो इस तरीके से खुल गया। ठीक है, इस तरीके से खुल गया। ये हो गया कि हमारे पास एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो गया, लेकिन एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे है, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ, ये बहुत बच्चों वाली चीज है। ठीक है, एक एंजाइम जो है वो खुल गया। ठीक है, जस्ट खुल गया, उसका 3D स्ट्रक्चर खुल गया। और एक दूसरा केस ये है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो टूट गया। ठीक है, तो डी नेचर है मतलब स्ट्रक्चर टूटना, इनएक्टिव मतलब स्ट्रक्चर खुल गया। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट एक्चुअली। टेम्परेचर बढ़ना जो है, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया और एंजाइम पूरा खराब हो गया, उसके बाद उसका करेक्शन नहीं होता, यानी कि उसका नेचर ही पूरा खराब हो गया, नया प्रोटीन बनाना पड़ेगा। बट अगर हम टेम्परेचर कम करके बढ़ा रहे हैं, वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ आ रहे हैं, तो एंजाइम कहीं ना कहीं अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन दोबारा कर लेता है। ठीक है, सो ये है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। वही अगर हम बात करें दूसरे केस की, दूसरे फैक्टर की, यानी कि पीएच की, तो पीएच भी नियरली सेम इफेक्ट करता है। मैं ग्राफ बना रही हूं पीएच के अगेंस्ट एंजाइम एक्टिविटी को दिखाने का। ये पीएच है, ये एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, सो इसमें ग्राफ आएगा अगेन इस तरीके से सेम। जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, यानी कि ऑप्टिमम पीएच होगा जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, और अल्टीमेटली उससे अगर पीएच बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉल कर जाएगा। यानी कि ऑप्टिमम पीएच से पीएच ज्यादा कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, दोनों ही एंजाइम के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, जो स्टमक में काम करने हैं एंजाइम्स, वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, लेकिन इंटेस्टाइन के एल्कलाइन नेचर में आते ही वो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए हर एक एंजाइम को काम करने के लिए, वही ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। बट इसके केस में क्या होता है, ऑप्टिमम पीएच से अगर पीएच ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, दोनों ही केस में एंजाइम इनएक्टिव होगा, डीनेचर नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, इस तरीके से इफेक्ट करते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी कैसी है उसके बेसिस पे रहता है एंजाइम का काम। ठीक है, सो बात करते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए अगेन ग्राफ से ही शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है एनसीईआरटी में, बहुत सारी टर्म्स हैं इस ग्राफ से जुड़ी हुई, ध्यान से सुनेंगे इसीलिए। सो अब ये है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, जिसमें हमें प्लॉट करना है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम प्लॉट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है,
यानी कि एक टर्म एनसीईआरटी में जो यूज की गई है, मैं उसी टर्म को यूज करती हूँ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। फाइन। सो अब क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब सबस्ट्रेट को हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब रिएक्शन जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। ये पॉइंट जो है वो एक ही टाइम पे, एक ही बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लॉग फेज इसीलिए नहीं आया है क्योंकि स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट टाइम ले रहा है एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए। तो बाइंड होते ही जैसे जैसे वो रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो ग्राफ जो है वो लॉग फेज एक ही बार में पीक लेगा, ठीक है। सो एक पॉइंट पे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 करके इस तरीके से रिएक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अल्टीमेटली रिएक्शन जो है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन रिएक्शन जो है स्टैटिक हो गई, यानी कि स्टेशनरी फेज आ गया। एक्सपोनेंशियल फेज जो है वो एक ही दम नहीं आएगा, स्टार्टिंग में टाइम लेगा, ठीक है। सो इसलिए एक सिग्मोइड ग्राफ बनता है यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। जब एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी अपनी वेलोसिटी या रेट इंक्रीज नहीं करता, सो इसको हम कहते हैं वी मैक्स। वी मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। सो इसके लिए, इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। लेट्स से वी हैव 10 पर्टिकुलर एंजाइम्स, यानी कि 10 पर्टिकुलर एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हमने लास्ट में 10 तक बढ़ा दी। तो एक एक्टिव साइट पे फर्स्ट वाला बाइंड कर गया सबस्ट्रेट, सेकंड वाली पे सेकंड सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, थर्ड वाली एक्टिव साइट पे थर्ड सबस्ट्रेट बाइंड कर दिया। इस तरीके से धीरे धीरे रिएक्शन, जैसे जैसे एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो रही है वैसे वैसे रिएक्शन फास्ट हो रही है। 10th एक्टिव साइट जब ऑक्यूपाई होगी, ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जितनी अवेलेबिलिटी एंजाइम मॉलिक्यूल्स की है तो हमारे पास उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। बट अब हमने जब 11th मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का ऐड किया तो अब हमारे पास एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है। जब फर्स्ट वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो 11th बाइंड करेगा। तो मतलब 10 एंजाइम है, 10 एक्टिव साइट है, एक टाइम पे 10 रिएक्शन ही प्रोसीड होंगी, 10 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। 11th वाला तब बाइंड करेगा जब फर्स्ट की पोजीशन खाली होगी, यानी कि 10 के 10 ही मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बढ़ रहा ना, चाहे 11th की टर्न आ गई बट रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बढ़ा, ठीक है। उतने ही एंजाइम्स है, उतनी एक्टिव साइट है, उतना ही काम हो रहा है। 12th आएगा तो वो तब बाइंड करेगा जब सेकंड वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद एंजाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्टेशनरी फेज आ जाता है, ठीक है। ये स्टेशनरी फेज इसलिए आता है क्योंकि लिमिटेड एक्टिव साइट्स अवेलेबल होती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। सो स्टेशनरी फेज इज ड्यू टू लिमिटेड एक्टिव साइट्स, ठीक है। लेकिन लैब कंडीशन में हम वी मैक्स को डिटरमाइन ना करके थोड़ा सा ईज करने के लिए हम हाफ वी मैक्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जब हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी डिटरमाइन करना वुड बी इजियर और इससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो फिगर आउट कर पाते हैं। तो वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब हमारे पास हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो जाती है उसे केएम कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज केएम नाउ, केएम जो है इट्स अ माइकलिस कांस्टेंट। ये माइकलिस कांस्टेंट कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए पूरा डिटेल में ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। इट्स अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन रिएक्शन reaches half maximum velocity. We are not here talking about maximum velocity, हम half maximum velocity को यहाँ पे figure out करेंगे, right? So reaches half maximum velocity. So this is about the substrate concentration. So ये है substrate concentration और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ वी मैक्स क्या होता है, केएम क्या है, ठीक है, और स्टेशनरी फेज क्यों आता है, ये सब कुछ ध्यान में रखना है। फाइन। सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। वैसे हमारे पास एक और फैक्टर है दैट इज इनहिबिटर, वो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अंडर द टॉपिक इनहिबिशन, ठीक है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद इनहिबिशन, यानी कि एंजाइम इनहिबिशन।
और दूसरा हमें डील करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो यहाँ से हमारा चैप्टर कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से इसको रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी वहां पे, कोई भी डाउट आता तो, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बात करते हैं अदर फैक्टर्स की या फिर अदर एस्पेक्ट्स की जो एंजाइम से जुड़े हैं।